डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड, और ये है कैशे मैपिंग टेक्निक्स से रिलेटेड। कैशे मैपिंग इज़ अ टेक्निक बाय विच द कंटेंट्स ऑफ मेन मेमोरी आर ब्रॉट इनटू कैशे मेमोरी। यानी कि एक ऐसी टेक्निक जिसके तहत आप मेन मेमोरी से ब्लॉक्स पिक करके लाते हैं और कैशे मेमोरी पर कहीं पर प्लेस करते हैं। अब कहाँ पर कैशे मेमोरी पर किस जगह पर उस ब्लॉक को प्लेस करना है, तो वो इन टेक्निक्स, ये जो 3 टेक्निक्स हैं ये आपको बताती हैं कि एक आप डायरेक्ट मैपिंग के थ्रू प्लेस कर सकते हैं, एसोसिएटिव मैपिंग के थ्रू, या फिर सेट एसोसिएटिव मैपिंग के थ्रू आप प्लेस कर सकते हैं। इनको ज़रा फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। पहले हम ज़रा लोकेलिटी को देखते हैं, ये भी मेमोरी में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। लोकेलिटी कहते हैं टेम्पोरल लोकेलिटी और स्पेशियल लोकेलिटी। देखिए, टेम्पोरल लोकेलिटी में टाइम का एक एलिमेंट बिल्ट इन होता है, और इसमें जो आपकी रेफरेंस स्ट्रिंग होती है जो प्रोसेसर जनरेट करता है कि इसको इन इस ऑर्डर में जो पेजेस हैं, ये ब्लॉक्स हैं, वो रिक्वायर्ड हैं। फॉर एग्जांपल इसको पहले 3rd ब्लॉक चाहिए, फिर उसको 207 ब्लॉक चाहिए, या 4th ब्लॉक चाहिए, फिर इसको 3rd ब्लॉक अगेन चाहिए। देखिए कुछ रिपीटिशन आपको नज़र आ रही है, 3 आपका रिपीट हो रहा है, 207 आपका रिपीट हो रहा है। तो ये है, यानी जो रिसेंटली एक्सेस ब्लॉक्स है आपको वही उन्हीं की इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर आपको ज़रूरत पड़ रही है, तो इसको हम कहते हैं टेम्पोरल लोकेलिटी या लोकेलिटी इन टाइम। तो आप उनको फिर प्लेस कर सकते हैं कि अपने कैशे में अगर इन द नियर फ्यूचर अगर आपको ज़रूरत पड़ रही तो आप उनको रहने दें, उनको सेक्रीफाइस ना करें या उनको इरेज ना करें अपने कैशे से। तो एक ये कॉन्सेप्ट है। उसके बाद है स्पेशल लोकेलिटी। स्पेशल स्पेस से निकला है, और फॉर एग्जांपल यानी स्पेस में फॉर एग्जांपल यानी जोग्राफिकली रहते हुए आपके अगर कुछ पेजेस हैं जो कि एक साथ साथ पड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है रेफरेंस स्ट्रिंग में 77, 78, 79 और 80 जो कि बिल्कुल एक साथ साथ पड़े हुए हैं। तो इट मीन्स इन्हीं की आपको इन द नियर फ्यूचर जो है वो ज़रूरत पड़ेगी और आप इनको पिक करके ला सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये स्पेशल लोकेलिटी है, यानी इन द नियर फ्यूचर उन ब्लॉक्स की आपको ज़रूरत पड़ सकती है जो एक साथ साथ करीब करीब ही स्टोर हैं आपकी मेमोरी में। इसी तरह एक कॉन्सेप्ट है आपका कैशे हिट और कैशे मिस का। जब आप कैशे सर्च करते हैं, ऑब्वियसली जब प्रोसेसर को कुछ कंटेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ ब्लॉक्स की या डाटा की ज़रूरत पड़ती है, तो पहले कैशे को चेक किया जाता है, और कैशे से अगर वो दस्याब ना हो तो फिर उसे कॉपी करके लाया जाता है मेमोरी से कैशे में। तो अगर नहीं दस्याब होती तो हम उसे कैशे मिस कहते हैं, और अगर मिल जाती है आपको फर्स्ट टाइम ही तो उसे कैशे हिट कहा जाता है। इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल आप जब मॉडिफाई करते हैं डाटा, समटाइम्स मॉडिफिकेशन जब आप कर रहे होते हैं तो कैशे में ही रहकर, कैशे में ही जो ब्लॉक्स पड़े होते हैं उन्हीं को आप मॉडिफाई कर रहे होते हैं, और अगर आपने जैसे ही मॉडिफाई किया और उसको उसी वक्त मेमोरी पर सेव भी कर दिया, तो इस पॉलिसी को हम कहते हैं राइट थ्रू पॉलिसी। यानी आपने कैशे को जैसे ही मॉडिफाई किया फ़ौरन से वो रैम में भी कॉपी हो गई, और तो इस तरह से आपकी जो प्रोसेस है कहलाएगा राइट थ्रू। एक होता है राइट बैक, जिसमें आपने अगर कैशे पे कुछ कंटेंट्स को मॉडिफाई किया तो उसको होल्ड रहने दिया और उसको यानी टाइम दे दिया उसको, यानी अब ज़रूरी नहीं है कि वो मेमोरी पर उसी वक्त कंटेंट्स जो हैं वो कॉपी भी हों। अब आपने टाइम दे दिया, हो सकता है आपके फ्यूचर में इन द नियर फ्यूचर दोबारा से उसको ओवरराइट करना पड़े उसी ब्लॉक को, तो फिर आप थोड़ा सा जो है आप थोड़ा सा डिले करते हैं, और जब बाद में आपको सपोज पेज को रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है फ्यूचर में, तो फिर ही आप उसको रैम में जाकर उसको जो है वो राइट करते हैं, जिसको हम कहते हैं राइट बैक। यानी आप थोड़ी देर के लिए स्टे करते हैं राइट बैक में। अगर आपने मॉडिफाई कर भी लिया कोई पेज, आप कुछ देर के लिए स्टे करते हैं, और जब पेज को रिप्लेस करना हो तभी जाकर आप रैम में उसको राइट करते हैं। जबकि राइट थ्रू में आप उसी वक्त जैसे आपने कैशे में जो है राइटिंग की, उसी वक्त मेमोरी पर भी जाकर उसको मॉडिफाई कर दिया ब्लॉक। तो ये था राइट थ्रू। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, अक्सर ये आ जाते हैं एमसीक्यूज में। मेमोरी एड्रेस, सीपीयू जो एड्रेस जनरेट करता है उसको आप इस तरह से देख सकते हैं। राइट साइड से अगर आप स्टार्ट करें, जो राइट साइड पर है हमारे पास, सपोज ये मेरे पास 4 बिट का अगर एक एड्रेस है, तो राइट मोस्ट वाला जो है वो है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और लेफ्ट मोस्ट पर मेरे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। ये अक्सर हम कॉन्सेप्ट रिपीटेडली यूज़ करेंगे इसमें। अब देखिए कैशे मैपिंग कहाँ पर फॉल कर रही है आपकी। एक है वर्चुअल मेमोरी मैपिंग और एक है आपकी कैशे मैपिंग। वर्चुअल मेमोरी मैपिंग में भी कुछ टेक्निक्स फॉलो की जाती हैं, इसी तरह कैशे मैपिंग की भी कुछ टेक्निक्स हैं।
वर्चुअल मेमोरी मैपिंग में सेकेंडरी मेमोरी से कुछ ब्लॉक्स होते हैं या कुछ पेजेस होते हैं जिन्हें आप मेन मेमोरी के फ्रेम्स में लाकर प्लेस करते हैं। फिर जब मेन मेमोरी में आपने लाकर प्लेस कर दिया, उनको फर्दर यहाँ से उठाकर आप कैशे में प्लेस करते हैं उन ब्लॉक्स को। तो ये जो है किस तरह से आपने रैम से उठाकर उनको कैशे में लाकर प्लेस करना है, तो ये कैशे मैपिंग कहलाती है। और कैशे से फर्दर फिर उनको उठाकर जो है आप प्रोसेसर की रजिस्टर में प्लेस करते हैं उन वर्ड्स को या उन बाइट्स को। तो इस तरह से ये आपके सेकेंडरी मेमोरी से टुवर्ड्स प्रोसेसर डाटा मूव कर रहा है, तो कैशे इन बिटवीन आ रही है। तो हमारी जो मैपिंग है उसका ताल्लुक जो हम पढ़ने जा रहे हैं इस वक्त वो है कैशे मैपिंग, यानी मेन मेमोरी से डाटा किस तरह से आप उठाकर कैशे में प्लेस करते हैं। अब देखिए आपकी मेन मेमोरी सपोज यहाँ पर दिखाए गए हैं जनाब 8 ब्लॉक्स। वैसे खासी बड़ी आपकी मेमोरी होती है। सपोज अगर 1 गीगा की आपकी मेन मेमोरी है तो आपके 1 अरब बाइट्स जो हैं वो तमाम एड्रेसेबल बाइट्स हैं। अगर आपकी देखिए आपकी मेमोरी बाइट एड्रेसेबल भी हो सकती है और वर्ड एड्रेसेबल भी हो सकती है, और इवन आपका जो वर्ड है वो 1 बाइट पर भी बेस्ड हो सकता है और मल्टीपल बाइट्स पर भी बेस्ड हो सकता है। तो यहाँ पर हम जिस वर्ड की एग्जांपल लेंगे कि वर्ड एड्रेसेबल हमारी रैम है और एक ब्लॉक यहाँ से अगर हम उठाते हैं तो इसको कैशे में भी कहीं पर भी उसको प्लेस किया जा सकता है। ज़रा इसको देखते हैं फर्दर आगे। अज्यूमिंग ईच ब्लॉक साइजेस ऑफ 2 वर्ड्स। आप अज्यूम कर लें कि हमारे पास हर ब्लॉक जो है वो 2 वर्ड्स का है, और वर्ड 1 बाइट का भी हो सकता है, 2 का भी, 4 बाइट्स का भी हो सकता है। हम फिलहाल वर्ड कह रहे हैं, यानी जो जिसका एड्रेस जनरेट होता है, आपका प्रोसेसर एक एड्रेस जो जनरेट करता है वो वर्ड्स का करेगा यहाँ पर। तो इट मीन्स हमारी जो रैम है वो वर्ड एड्रेसेबल रैम है और हर वर्ड का एक नंबर होगा। यहाँ एक और बात काबिल गौर है कि हर ब्लॉक जिस तरह मैंने अभी बताया कि 2 वर्ड्स पर बेस्ड है, तो कैशे में भी देखिए ब्लॉक का वही साइज़ है, लेकिन कैशे में मैं इसको लाइन कहूँगा, ठीक है। यहाँ पर नाम चेंज हो जाएगा। कैशे में ये हमारे पास 4 लाइन्स हैं और हर लाइन में एक ब्लॉक जो है वो आ सकता है, और हर ब्लॉक फ़िलहाल जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ वो 2 वर्ड्स का है। अब कैशे मैपिंग में आपको पता है कि कैशे में यहाँ पर जो आपने डाटा सपोज डाटा 1 है मेरे पास ब्लॉक 1 में, इसको मैं उठाता हूँ और इसको कहाँ पर मुझे प्लेस करना चाहिए, यही मेरी मैपिंग है। और मैपिंग के लिए हम यहाँ पर देखिए 3 टेक्निक्स हैं, डायरेक्ट, एसोसिएटिव मैपिंग और सेट एसोसिएटिव मैपिंग। ज़रा डायरेक्ट मैपिंग से स्टार्ट लेते हैं। अब डायरेक्ट मैपिंग में देखिए आपके पास ये जो ब्लॉक 1 में डाटा पड़ा हुआ है, डाटा 1, ये डाटा 1 असल में 2 वर्ड्स पर बेस्ड होगा। इसमें भी ज़ाहिर है 2 वर्ड्स हैं, एक सपोज मैं इसको कह देता हूँ अगर W1 और एक W2 है, तो 2 वर्ड्स आपके कॉपी होंगे कैशे में, यानी कंप्लीट ब्लॉक ही कॉपी होगा। ऐसी बात नहीं है कि ब्लॉक का कोई एक वर्ड कॉपी होगा जस्ट, यानी कंप्लीट ब्लॉक ही आप उठाकर लाएंगे और कैशे की किसी लाइन में प्लेस करेंगे। अब डायरेक्ट मैपिंग कहती है कि किसी सिर्फ एक ही जगह पर, यानी एक ब्लॉक 1 है, जिस तरह इस ब्लॉक 1 को आप किसी एक जगह पर ही ला सकते हैं। इसके लिए आपने स्पेसिफाई कर दी एक जगह। अब वो लाइन 1 भी हो सकती है, लाइन 2 भी हो सकती है, 3 या 4 में से कोई एक है, ठीक है, यानी वहीं पर आ सकती है। सपोज मैं कहता हूँ कि ब्लॉक 1 जो है आपका सिर्फ लाइन 1 में ही आ सकता है, जबकि ब्लॉक 2 की जो जगह है वो लाइन 2 है और ये कहीं और नहीं जा सकता, यानी ब्लॉक 2 लाइन 2 के अलावा किसी और लाइन में वो प्लेस नहीं हो सकता। यानी डायरेक्ट मैपिंग आपको बाउंड कर रही है कि आपके लिए एक ही जगह है, हर ब्लॉक की मेमोरी के हर ब्लॉक की एक जगह मखसूस मुख्तस कर दी गई कि बस उसी में वो फॉल करेगा। और अगर कोई और सपोज इवन अगर दूसरी कोई लाइन एम्प्टी भी है ना, उसके बावजूद वो कहीं और प्लेस नहीं हो सकता। इसकी रीज़न ये है कि आपके लिए सर्चिंग ईजी हो जाती है। डायरेक्ट मैपिंग में यकीनन हमारे पास ऑप्शंस कम है एक ब्लॉक को स्टोर करने के लिए, लेकिन इसका फ़ायदा यह है कि प्रोसेसर जब सर्च करेगा कैशे को उस ब्लॉक स्पेसिफिक ब्लॉक के लिए, तो वो सिर्फ उसी लाइन नंबर में जाकर उसको उठाने की कोशिश करेगा। इस तरह से उसको सर्च नहीं करना पड़ेगा पूरी कैशे को। तो ये इसका एक एडवांटेज है। अब देखिए सपोज ये मेरे पास B1 है, ये कहाँ पर जा सकता है, ये लाइन 1 में ही जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह मेरे पास B2 है, ये लाइन 2 में जा सकता है ओनली, B3 लाइन 3 में, B4 लाइन 4 में जाएगा, और B5 कहाँ जाएगा, ये अगेन लाइन 1 में जाएगा, ठीक है। देखिए B1 भी यानी B5 भी लाइन 1, यानी लाइन 1 आपके 2 ब्लॉक्स को होल्ड कर सकती है, एक B1 को और एक B5 को। इसी तरह B6 2 में, B7 लाइन 3 में और B8 जो है वो लाइन 4 में फॉल करेगा। यानी हर लाइन 2 ब्लॉक्स, यानी 8 बाइट्स की या 8 वर्ड्स, 8 अगर ब्लॉक्स की मेमोरी है तो आपने इनको हर लाइन में 2-2 ब्लॉक्स को प्लेस कर दिया। इस तरह से आपके सामने है B1 और B5, B2
B6। वैसे अगर इसको देखा जाए ना, ये कंसेक्यूटिव है, यानी हर ब्लॉक देखें कंसेक्यूटिव है। B1, उसके नीचे फिर B2, फिर B3, B4, अगेन B5, B6, B7, B8। इसको आप कंसेक्यूटिव एक्सेस भी कह सकते हैं कि कंसेक्यूटिव फॉर्म में आपके जो ब्लॉक्स हैं वो इसमें स्टोर हो सकते हैं, एक के बाद एक सीरियल में। अच्छा, यहाँ एक चीज़ आपने गौर करनी है कि जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 5 ये लाइन 1 में स्टोर हो सकते हैं। ये एक ही ब्लॉक हो सकता है, बेशक B1 और B5 दोनों एक जगह पर आ सकते हैं, मगर एक वक्त में एक ही ब्लॉक स्टोर होगा। ये दोनों बैक वक्त स्टोर नहीं हो सकते। B1 होगा एट ए टाइम या फिर B5 होगा, मगर इन दोनों ने आना इसी एक जगह पर है, लाइन 1 में ही आना। सपोज हम एक सिनेरियो लेते हैं डायरेक्ट मैपिंग के लिए। मेरे पास देखिए, अब मैंने प्रॉपरली शो किया है, हर ब्लॉक में वर्ड्स को शो किया और हर वर्ड का एक एड्रेस है, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी है तो हर वर्ड का कोई एड्रेस होगा, या अगर बाइट एड्रेसेबल होती है मेमोरी तो हर बाइट का एक एड्रेस होता है। तो मैं यहाँ B1 लिख देता है, ठीक है, W1 की जगह मैं B1 बाइट 1 लिख देता और फिर W2 की जगह बाइट 2। लेकिन यहाँ वर्ड है तो वर्ड एक बाइट का भी हो सकता है और एक से ज़ायद बाइट्स का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कंप्यूटर के आर्किटेक्चर पर, राइट। अब देखिए, क्योंकि हर ब्लॉक में 2 ही वर्ड्स हैं तो एक बिट काफ़ी है इनको पॉइंट करने के लिए। अब देखिए, जो आपके पास लोएस्ट या जिसे हम कहते हैं लो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारे पास जो राइट मोस्ट है जो कि 0 है, ठीक है। यहाँ पर ज़रा आप देखें ये वाली, तो ये आपके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये वर्ड के लिए मुख्तस कर दी गई। वर्ड ऑफसेट भी आप इसको कह सकते हैं। किसी भी लाइन में, कैशे की किसी भी लाइन में अब अगर 0 है सपोज, ठीक है ना, पहले अगर एंड पर 0 है आपके एड्रेस में, इट मीन्स आप उस ब्लॉक के पहले वर्ड को एड्रेस कर रहे हैं। और अगर यहाँ पर 1 है तो इट मीन्स आप उस ब्लॉक के दूसरे एड्रेस को, दूसरे वर्ड को आप स्पेसिफाई कर रहे हैं। इस पॉइंट को मैं, ये दूसरी स्लाइड है इसमें भी ज़रा वाज़े हो जाएगा। देखिए, हर वर्ड ऑफसेट डिपेंड कर रहा है अब 2 की पावर k पर। अब k अगर मैं 1 लेता हूँ, ठीक है, यानी वर्ड के लिए, वर्ड को एड्रेस करने के लिए मैंने k लिया 1 और 2 की पावर k, दैट इज़ 2 की पावर 1। तो हर ब्लॉक में सिर्फ 2 ही वर्ड्स हो सकते हैं। अब आप देखिए, मैंने यहाँ पर देखिए पॉइंट किया हुआ है, जिस तरह राइट मोस्ट पर अगर आप देखें, ये 0 1 0 1 0 1 चल रहा है हर ब्लॉक में, ठीक है, तो वो पहले और दूसरे वर्ड को पॉइंट कर रहा है इनफैक्ट। अब ज़रा देखिए यहाँ पर जो दूसरी और तीसरी बिट है, राइट से ज़रा देखें, अगर दूसरी और तीसरी बिट जो कि ब्लैक में नज़र आ रही है आपको इस एड्रेस में, इसे हम कहते हैं कैशे इंडेक्स या कैशे लाइन भी कहते हैं इसको। हम इसको सिनोनिमसली यूज़ करेंगे, कैशे लाइन मैं अक्सर इसको बोलूँगा। जबकि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर हमारे पास टैग वैल्यू है, और ये टैग वैल्यू क्या है ये हम आगे ज़रा इसको एक्सप्लोर करेंगे, इसकी क्या नीड है। अब अगर सपोज़ मैं आपसे कहता हूँ कि अज्यूम कर लें कि हमारे जो वर्ड्स हैं, कि हर ब्लॉक में अगर मेरे पास 4 वर्ड्स हैं, ठीक है, अज्यूम कर सकते हैं आप, अगर 4 वर्ड्स हैं उनको आपने एड्रेस करना है तो ऑब्वियसली आपको फिर K2 साइज़ का लेना पड़ेगा। K की जो लिमिट है वो 2 रखनी पड़ेगी, तो फिर आप 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी हर ब्लॉक में फिर 4 जो है आपके वर्ड्स आ सकते हैं। और फिर राइट मोस्ट की देखिए 2 जो आपके पास हैं, ये वाली राइट मोस्ट के 2 बिट्स जो हैं वो फिर आपकी वर्ड्स को ही स्पेसिफाई कर रहे हैं। लेकिन इस एग्जांपल में फ़िलहाल मैं यही रखता हूँ कि मेरे पास K1 है और हर ब्लॉक में 2 ही वर्ड्स हैं। अब देखिए, जो आपको पता लग गया कि लीस्ट सिग्निफिकेंट जो मेरे पास ब्लू में एक ये है एड्रेस, तो ये आपका स्पेसिफाई कर रहा है वर्ड के लिए। अब जो लेफ़्ट साइड पे 3 ज़ीरोज़ हैं, ये एड्रेस में आपके 3 ज़ीरोज़ हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये आपके इनफैक्ट ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ब्लॉक नंबर, कि आपका कौन सा वाला ब्लॉक नंबर है। अब देखिए आपके पास ये देखिए ये जो 3 ज़ीरोज़ हैं, पहले ब्लॉक में आपको ज़ीरोज़ नज़र आएंगे तीनों में, ठीक है, जबकि दूसरे ब्लॉक में 0 0 1 हो गया और तीसरे ब्लॉक में 0 1 0 हो गया, यानी एक काउंटिंग चल रही है सिंपल ब्लॉक के लिहाज से, और ये ब्लॉक नंबर है सिंपली। तो ये आपका राइट साइड पे जो बिट है ये आपकी वर्ड्स को शो कर रही है, जबकि लेफ्ट साइड के तीनों बिट्स आपकी ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मेमोरी के ब्लॉक्स की बात हो रही है यहाँ, ठीक है, कैशे के ब्लॉक्स की बात नहीं हो रही है, आपने जहन में रखना है इसको। अगेन आप यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं कि ये 3 ज़ीरोज़ ब्लॉक को शो कर रहे हैं और राइट पर वर्ड को शो कर रहे हैं। अब देखिए आपके पास जो ब्लॉक
1 है या ब्लॉक 5 है, आपको पता है ये कैशे की लाइन 1 पर ही आ सकता है। तो इसके लिए यकीनन कोई फार्मूला होना चाहिए कि किस तरह से कि B1 और B5 की एक ही जगह अगर आपने स्पेसिफाई किया तो कैसे किया, B2 और B6 के लिए लाइन 2, कैशे की लाइन 2 को अगर आपने स्पेसिफाई किया तो कैसे किया, ये कैसे मुमकिन हो रहा है। इसके लिए जो कैशे में आप सपोज ये जो एड्रेस है ना 4 बिट का जो एड्रेस है, इसमें जो सेंटर वाली बिट्स हैं 2 जो कि मैंने ब्लू में शो किए हैं, इनको ही अब आपने देखना है। यानी अगर आपने देखना है कि B1 और B5 यहाँ पर क्यों आ रहा है, ये लाइन 1 में ही कैसे आ रहा है, तो ज़रा आप इसको एक्सप्लोर करेंगे। अब ज़रा देखें यहाँ पर B1 में ये जो सेंटर की 2 बिट्स हैं ये 0 हैं, ठीक है, जबकि B5 में भी अगर आप देखें तो सेंटर की दोनों बिट्स क्या हैं, 0 हैं, ठीक है। क्योंकि ये प्रॉपर्टी इन दोनों में कॉमन है, इट मीन्स इन दोनों ने आपकी लाइन 1 में ही जाना है, जो आपकी पहली लाइन है कैशे की, ये दोनों वहाँ कर रही हैं, फॉल कर रही हैं। इसी तरह अगर आप देख लें B2 और B6 अगर लाइन 2 में फॉल कर रही है तो आप ज़रा देखें B2 के लिए हमारे पास जो बिट्स हैं वो 0 1 है, ठीक है। इसी तरह B6 में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर 0 1 है, तो ये दोनों आपकी 0 1 जो है वो आपकी सेकेंड जो लाइन है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है व्हाट इज़ टैग। टैग का मैंने स्टार्ट में जिक्र किया था, जो आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है टैग आपके एड्रेस की जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो टैग है। तो यहाँ पर टैग का बेसिकली क्या काम है, जो आखिरी बिट रह गई है आपकी कैशे के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये टैग को रिप्रेजेंट कर रही है, मगर टैग का पर्पज़ क्या है यहाँ पर, ज़रा इसको एक्सप्लोर करते हैं। सपोज आई वॉन्ट टू सी विच ऑफ द ब्लॉक्स ईदर वन रिजाइड इन कैशे। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपकी कैशे में ब्लॉक, आपको पता है लाइन 1 में ब्लॉक 1 भी हो सकता है और ब्लॉक 5 भी हो सकता है, लेकिन करंटली अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ ब्लॉक 1 पड़ा हुआ है या ब्लॉक 5 पड़ा हुआ है। तो इसके लिए फिर आपकी बात चली जाती है टैगिंग पर, कि अगर आपके पास सपोज जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में अगर हमारे पास 0 है तो इट मीन्स जरा देखें आप, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट B1 की 0 है जबकि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपकी B5 की 1 है। तो अगर 0 होता है तो हमें पता लग जाएगा कि ये ब्लॉक 1 है, और अगर 1 है आपकी इसकी टैग में, लाइन 1 की टैग में अगर 1 है तो इट मीन्स B5 पड़ा हुआ है, और अगर 0 है तो इट मीन्स B1 पड़ा हुआ है। ये इसी चीज़ को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि अगर जब आप कैशे को सर्च करते हैं, कोई ब्लॉक कैशे में सर्च करते हैं तो टैगिंग वहाँ पर इस्तेमाल होती है। अगर टैग की वैल्यू 0 है तो B1, और अगर टैग की वैल्यू 1 है तो वो B5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगेन ये उसी पॉइंट को यहाँ दोबारा से दिखाया गया क्लियर करके। देखिए अब लाइन 1 जो है आपकी पहली लाइन, उसमें B1 अगर पड़ा है तो आपकी टैग वैल्यू क्या है, 0 है। बिल्कुल इसी तरह अगर B5 आता है, आपका B5 पड़ा हुआ है तो आपकी टैग वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये आपकी इनफैक्ट सर्चिंग में हेल्प कर रही होती है, डायरेक्ट मैपिंग में। अगर आप डायरेक्ट मैपिंग के थ्रू आपने अगर इसको स्टोर करवाया है तो जो टैग वैल्यू है वो सर्चिंग में हेल्प कर रही है कि कौन सा वाला ब्लॉक आपका, वो कौन सा वाला ब्लॉक है इनफैक्ट जो पड़ा हुआ है आपकी कैशे में। और इसके हार्डवेयर को आप इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। आपने मॉड का एक पढ़ा होगा प्रोग्रामिंग में, मॉड ऑपरेटर जो कि रिमाइंडर फाइंड करता है। तो ये बिल्कुल उसी तरह से। अब ज़रा देखिए यहाँ पर सपोज़ मैंने इसके ब्लॉक्स को नंबर दे दिए हैं, B0 दे दिया। पहले ब्लॉक को मैंने B1 कहा था, मैंने इसको B0 से स्टार्ट किया क्योंकि पहला जो ब्लॉक है वो B0 है, दूसरा ब्लॉक B1 है सपोज़। तो इसका ज़रा अब आप यहाँ पर देखें कैसे आप इसको हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंट करेंगे। मेमोरी ब्लॉक रेफरेंस मॉड साइज ऑफ कैशे। आपका जो सपोज B5 है, आपने B5 के लिए 5 मॉड 4 लिया, ठीक है। 4 क्या है, 4 आपकी साइज ऑफ कैशे है। अब इस कैशे का क्या साइज है, हमारे पास 4 लाइंस की कैशे है तो 4 साइज हो गया। तो और अगर आपने B5 को इसमें स्टोर करवाना है तो फिर आप 5 का मॉड लेंगे 4 के साथ, यानी साइज ऑफ कैशे के साथ इसका मॉड लेंगे B5 का। तो वो क्या है हमारे पास 1 आ गया, और 1 से मुराद लाइन 1। लाइन 1 जो है वो ये वाली है आपकी सेकेंड लाइन को मैं लाइन 1 कह रहा हूँ। तो यहाँ पर आप इस B5 को स्टोर करवा देंगे। इसी तरह अगर आपने B6 को स्टोर कराना है, ज़रा देखें B6 का मेरे पास एड्रेस क्या है। अब 6 है, 6 को आपने स्टोर, ब्लॉक 6 को अगर आपने स्टोर करवाना है तो 6 का मैंने मॉड लिया 4 के साथ, तो मेरे पास 2 आया। और 2 इट मीन्स लाइन 2 की बात हो रही है, थर्ड लाइन की बात हो रही है इनफैक्ट।
2 मीन्स थर्ड लाइन 0 1 2, तो इसको वहाँ पर आपने 6 ब्लॉक से इसको स्टोर कर दिया। तो डायरेक्ट मैपिंग में आपने ये बात याद रखनी है कि एक ब्लॉक जब आपका आ रहा है कैशे में, उसके लिए कोई एक लाइन रिजर्व्ड है और वो उससे हटकर कहीं पर नहीं जा सकता, बस दैट्स इट। एसोसिएटिव मैपिंग में इसको हम फुली एसोसिएटिव मैपिंग भी कहते हैं, और ये कोई भी ब्लॉक, फॉर एग्जांपल B1 है आपके पास, इस B1 ब्लॉक को आप कहीं पर भी स्टोर करवा सकते हैं। आपके पास अगर 4 लाइंस हैं, इन चारों में से ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ किसी में भी आ सकता है। जबकि डायरेक्ट में एक ही जगह थी, जबकि यहाँ पर कंप्लीट जो है कैशे को ये अवेल कर सकता है। अगर पहली जगह पर स्टोर करने की कोशिश करेगा, वहाँ अगर जगह नहीं मिलती, सेकंड पे रखेगा, सेकंड पे जगह नहीं मिलती, थर्ड पर, वरना इसको फोर्थ पर रखेगा। तो इसमें यहाँ पर आपके लिए फ़ायदा हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि देखें डायरेक्ट मैपिंग में आपके पास अगर आप किसी ब्लॉक को स्टोर करना चाहते थे उस लोकेशन में, और अगर वो वहाँ पर ऑलरेडी कोई कंटेंट पड़ा हुआ है तो आपको रिप्लेस करना पड़ता था, ठीक है। तो आपको रिप्लेसिंग एल्गोरिदम पर जाना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर B1 अगर आपकी इतनी, अगर सपोज किसी कोई एक जगह अगर फिल्ड है तो आप अगली जगह पर स्टोर कर सकते हैं, अगली लोकेशन में स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैशे मिस का चांस कम है एसोसिएटिव में। वहाँ पर कैशे मिसेस ज़्यादा थी, डायरेक्ट मैपिंग में बार बार कैशे मिस हो रही है। आप देखते हैं फ़ौरन कि अगर ब्लॉक को स्टोर करना है, पता लगा वहाँ पर दस्तयाब नहीं है या नहीं पड़ा हुआ ऑलरेडी वो एलिमेंट या कोई और पड़ा हुआ है, तो वहाँ कैशे मिस हो जाती है। जबकि यहाँ पर कैशे मिस का चांस कम है। ब्लॉक 1 अब ज़रा देखते हैं, इसके भी हमने वही एग्जांपल ली है। उस तरह से हमारे पास हर ब्लॉक का 4 बिट का एड्रेस है। अच्छा, ये बात मैं ज़रा दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं। डायरेक्ट मैपिंग में आपने अपने एड्रेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक आपका वर्ड ऑफसेट है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। एक आपकी कैश इंडेक्स है जो कि मिडल बिट्स आ रही हैं। अगर 4 बिट का अगर एड्रेस है तो ये इस तरह से होगी इसकी डिवीजन, यानी जो सेंटर की 2 बिट्स हैं वो कैशे को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जबकि लेफ्ट मोस्ट पर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपकी टैग वैल्यू है। यानी आपने अपने एड्रेस को, मेमोरी के एड्रेस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, वर्ड, कैशे इंडेक्स और टैग। जबकि एसोसिएटिव में हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल एक हिस्सा जो है, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो हमारी वर्ड के लिए है, और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट 3 बिट्स हैं वो हमारी ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रही हैं। चूँकि हमारा ब्लॉक इसमें कहीं पर भी आ सकता है, ठीक है, कैशे की किसी भी लाइन में प्लेस किया जा सकता है। सपोज़ अब देखिए मेरे पास ब्लॉक 1 को मैं अगर उठा कर लाया, मैंने उसको पहली लाइन में प्लेस कर दिया, और ब्लॉक 1 में कौन से वर्ड्स हैं, W1 और W2, उनको मैंने फर्स्ट लाइन में प्लेस कर दिया। इसी तरह मैंने एक और वर्ड मैं उठा कर लाया, ब्लॉक 6 उठा कर लाया, और उसको मैंने लाइन 2 में, यानी जो थर्ड लाइन है उसमें प्लेस कर दिया, और उसके 2 वर्ड्स हैं W11 और W12। अब चूँकि आपने इसके एड्रेस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एक वर्ड का एड्रेस, वर्ड ऑफसेट, और एक टैग का एड्रेस। ये जो मैंने ग्रीन कलर में 3 जो बिट्स दिखाई हैं, ये सब में टैग को शो कर रही हैं, ठीक है, ये आपकी टैग वैल्यू है। और जो ब्लू में है, जो राइट मोस्ट पर, ये आपके वर्ड को शो कर रही है। और जाहिर है वर्ड 2 ही हैं तो उसके लिए 1 बिट काफ़ी है। जबकि आपके पास देखिए ना, टोटल आपके पास कितने ब्लॉक्स हैं, 8 ब्लॉक्स हैं, और 8 ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 3 बिट्स दरकार हैं। यानी आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट तीनों बिट्स आपकी तीनों बिट्स मिलकर जो हैं, यानी 3 बिट्स मिलकर आपकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं, ये आपके ब्लॉक को डिटरमिन करेंगी। तो इट मीन्स टैग वैल्यू। तो इस सर्चिंग में अगर आपके पास सपोज आप कोई ब्लॉक उठाकर लाए, आपने ब्लॉक 1 आप उठाकर लाए, आपने उसको पहली कैशे की लाइन में प्लेस किया, और इसकी टैग वैल्यू को आपने कर दिया 000, यानी जो आपकी 3 हाई ऑर्डर बिट्स हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स, ये तीनों आपकी टैग वैल्यू को शो कर रही हैं। क्यों शो कर रही हैं? क्योंकि टोटल 8 ब्लॉक्स हैं आपके पास, और 8 ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट्स आपको चाहिए। तो आपकी 1 बिट हो गई वर्ड के लिए, वर्ड ऑफसेट, और 3 बिट्स हैं लेफ्ट साइड पर, ये टैग को शो कर रही हैं। तो अगर आपने सर्च करना है कोई ब्लॉक, ठीक है, अगर आपने कोई ब्लॉक सर्च करना है तो फिर आप टैग की वैल्यू को देखेंगे, यानी जितनी भी टैग की वैल्यूज़ हैं उनको आप देखेंगे, भाई पहली टैग की वैल्यू क्या, इसमें तो नहीं पड़ा हुआ ब्लॉक 1,
या दूसरी वाली में तो नहीं पड़ा, तीसरी या चौथी, तमाम टैग की वैल्यूज सर्च करेंगे। अब देखिए इत्तेफाक से आपका ब्लॉक 1 पहली जगह पर ही मिल गया उसको, यानी वो कहेगा अगर 000 अगर 000 है इट मीन्स यहाँ ब्लॉक 1 पड़ा हुआ है, वो ओके कर देगा। ठीक है, यानी जौन सा भी ब्लॉक आपने सर्च करवाना है उसकी जो टैग वैल्यू है वो आप सर्च करेंगे और उसकी टैग की लाइन को आप एक्सप्लोर करेंगे। जहाँ मैचिंग हो गई तो इट मीन्स वो ब्लॉक वहाँ पर पड़ा होगा। और जो आपने वर्ड की जो भी बिट होगी ना, वर्ड की बिट अगर 0 है तो इट मीन्स आप पहली वाली वर्ड को देख रहे हैं, और अगर बिट की वैल्यू 1 है तो आप दूसरी वाली वर्ड को देख रहे हैं। राइट, ये थी आपकी एसोसिएटिव मैपिंग। और तो एसोसिएटिव मैपिंग में बस इतना फ़र्क है डायरेक्ट मैपिंग से कि डायरेक्ट मैपिंग में कोई एक लाइन ही है जिसमें आपका ब्लॉक जा सकता है, जबकि यहाँ पर ओपन फील्ड है, ठीक है, एक ब्लॉक के लिए कि वो कहीं पर भी जाकर रिजाइड कर सकता है, कोई कैद नहीं है उसके लिए। सेट एसोसिएटिव मैपिंग। अच्छा देखिए, जो आपकी एसोसिएटिव मैपिंग है ना, इसमें सर्चिंग का क्या क्राइटेरिया होगा। ठीक है, यहाँ पे सर्चिंग की बात नहीं हुई। अब सर्च करने के लिए ऑब्वियसली आपके प्रोसेसर को तमाम जो लाइंस है ना, सारी कैशे की लाइंस को सर्च करना पड़ेगा। जाहिर है कि एक ब्लॉक अगर पहली पर नहीं है तो दूसरी पर चेक करेगा, वो दूसरी पे नहीं तो तीसरी या चौथी, सबको बारी बारी चेक करेगा। डायरेक्ट में ऐसी बात नहीं थी, डायरेक्ट में एक ही जगह पर जाता था, देखता था, नहीं है तो उसको पता लग जाता था कि भाई इसमें ब्लॉक मौजूद नहीं है। यहाँ पे सारे ब्लॉक्स को चेक करना पड़ेगा उसको, तो यहाँ पर सर्चिंग ज़्यादा है और सर्चिंग जाहिर है, और बारी बारी सर्चिंग करनी पड़ रही है उसको। पहले उसने पहली को देखा, फिर दूसरी को, बारी बारी सर्चिंग करनी पड़ रही। तो इसके लिए क्या किया इन्होंने, हार्डवेयर में बहुत सारे कंपैरेटर्स लगा दिए, हर एक पर, हर एक लाइन के साथ उन्होंने कंपैरेटर्स लगा दिए। आप इसमें लिए छोटे से प्रोसेसर या छोटा सा कंपैरेटर लगा दिया। अब ये पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, यानी वो एक ही साइकिल में इन सब को वो चेक कर लेता है, मगर इससे क्या हुआ, हार्डवेयर की कॉस्ट बढ़ गई। तो एसोसिएटिव मैपिंग का एक फ्लॉ है, इसका एक डीमेरिट है कि इसकी हार्डवेयर कॉस्ट ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कंपैरेटर्स लगाए हुए हैं, हर एक टैग लाइन के साथ एक कंपैरेटर लगाया हुआ है। क्योंकि वो सर्च जब करते हैं, और सर्चिंग भी ज़रूरी है दायरा, और सबको सर्च करना है, तो उन्होंने इसका हल ये निकाला कि कंपैरेटर्स लगा दिए हर एक लाइन के साथ, तो इसकी हार्डवेयर कॉस्ट बढ़ गई। डायरेक्ट मैपिंग की हार्डवेयर कॉस्ट कम है और तो उसको इम्प्लीमेंट करना आसान है, लेकिन उसका फ्लॉ क्या है, उसका डिमेरिट क्या है कि वहाँ पर स्पेस कम होती है। आपके पास ब्लॉक जब उठा कर लाएं, आपने एक ही जगह पर रख सकते हैं, आपके पास स्पेस की लिमिट बहुत कम है, वहाँ कैशे मिसेस ज़्यादा होती हैं। यहाँ पे कैशे मिस कम होगी, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा ब्लॉक, इतना बड़ा ये वो होता है। राइट जी, अब देखिए सेट एसोसिएटिव मैपिंग। अब उन दोनों के कुछ फ्लॉज हैं, डायरेक्ट मैपिंग का भी कुछ फ्लॉ है और फुली एसोसिएटिव मैपिंग का भी कुछ फ्लॉ है। एक में आपको सर्च ज़्यादा करना पड़ रहा है और एक में कैशे मिसेस जो हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। तो उनका उन्होंने हल ये निकाला कि सेट एसोसिएटिव मैपिंग में उन्होंने 2 सेट्स बना दिए, यानी उन दोनों के कॉम्बिनेशन कर दिया, दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया। सपोज़ मैं जनाब यहाँ पर एक ब्लॉक उठाता हूँ, मेरे पास ये टोटल 16 ब्लॉक्स हैं और उसी तरह से हर ब्लॉक में 2 वर्ड्स हैं। यहाँ पे मैंने जो एड्रेस लिखे हुए हैं ना 5 बिट्स के, टोटल ये हैं 62 है मेरे पास, और 62 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 5 बिट्स करने पड़ते हैं। 2 की पावर 5 क्या होती है, 32। तो हर एक वर्ड का जो एक एड्रेस है वो 5 बिट पर बेस्ड है। अब यहाँ पर ब्लॉक 0 है, फॉर एग्जांपल ब्लॉक 0 को आप कहाँ पर प्लेस कर सकते हैं इस टेक्निक के मुताबिक। देखिए इसको आप सिर्फ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए सेट 0 के नीचे मैंने ब्लॉक नंबर्स लिख दिए। ब्लॉक 0 को आप सेट 0 में ही रख सकते हैं, और ब्लॉक 2 को आप सेट 0 में प्लेस कर सकते हैं, ब्लॉक 4 को सेट 0 में रख सकते हैं। और अगर ब्लॉक 1, 3, 5 जो प्राइम नंबर्स ठीक है आपके हैं, दूसरे वाले ऑड नंबर्स जो हैं 1, 3, 5, 7, इनको आप कहाँ प्लेस कर सकते हैं, सिर्फ सेट 1 में ही प्लेस कर सकते हैं। यानी आल्टरनेट हो गया ना आपका, पहला आपने सेट 0 की जगह दूसरी आपकी सेट 1, फिर तीसरी के लिए आप सेट 0, और जबकि ब्लॉक 0 को आप सिर्फ सेट 0 में रख सकते हैं। मगर इस 0 में, सेट 0 में अब ये डिपेंड करता है कि आप देखिए सेट 0 कहाँ से कहाँ तक है, ये 0 लाइन से लेकर 3rd लाइन तक, यानी पहले जो 4 लाइंस हैं वो सेट 0 के लिए हैं और बकिया जो 4 लाइंस हैं नीचे वाली वो सेट 1 के लिए हैं। तो ब्लॉक 0 सेट 0 में इन 4 लाइंस में कहीं पर भी आ सकता है। तो ये मिक्सचर हो गया इन दोनों का, डायरेक्ट मैपिंग का और
फुली एसोसिएटिव का मिक्सचर है। डायरेक्ट मैपिंग कैसे है कि ब्लॉक 0 सिर्फ सेट 0 में ही आ सकता है। ये वही डायरेक्ट मैपिंग वाली बात है, आपने एक उसको बाउंड कर दिया सेट 0 के लिए, जबकि सेट 0 में सेट 0 के अंदर वो कहीं पर भी आ सकता है। तो ये एसोसिएटिव वाली बात है, वही कॉन्सेप्ट है कि उसके अंदर ये जो 4 लाइंस हैं इनमें ये कहीं पर भी स्टोर हो सकता है, जहां उसको जगह मिलती है वहां ये ब्लॉक 0 आप प्लेस कर सकते हो। अब इसको आप हार्डवेयर के थ्रू, ये जो आपके पास 5 बिट का एड्रेस है इसके थ्रू आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि आपने वर्ड को भी एड्रेस करना है, आपने सेट को भी एड्रेस करना है, और विद इन द सेट, ठीक है, कि कौन सी किस जगह पे आपका ब्लॉक जो है वो ब्लॉक पड़ा हुआ है विद इन द सेट, उसको कैसे करना है। तो इन तीनों चीज़ों को करने के लिए ज़रा हम देखते हैं, देखिए इसकी ज़रा डिवीजन करेंगे इस मेमोरी के एड्रेस की। राइट मोस्ट जो है आपका बिट, जो कि मैंने ग्रीन कलर में शो किया, वो आपका उसी तरह से है वर्ड के लिए, ठीक है। और इसके लिए ज़रा देखें, ये मैंने ये वर्ड्स को शो कर रही है राइट मोस्ट लाइन, और 1 बिट काफ़ी है इसके लिए उसी तरह से। उसके बाद फिर आपके पास अब सेट्स को आपने शो करना है। ज़ाहिर है आपके पास अब कितने सेट्स हैं आपके पास, यहाँ 2 सेट्स हैं। अच्छा देखिए, ये जो सेट एसोसिएटिव है ना, आप इसमें 2 सेट्स भी बना सकते हैं, 4 सेट्स भी बना सकते हैं, यानी आप बढ़ा भी सकते हैं सेट्स की तादाद, मगर ये डिपेंड करता है अपने आपके आर्किटेक्चर पर। अब देखें, चूंकि मुझे सिर्फ 2 ही सेट्स चाहिए, एक सेट 0 और सेट 1, तो इसके लिए 1 बिट काफ़ी है। यानी राइट मोस्ट से अगर आप देखें जो सेकंड बिट है मेरी, जो मैंने ग्रीन की हुई है, तो ये आपकी सेट को शो कर रही है। राइट मोस्ट तो आपकी वर्ड के लिए होगी, जबकि जो राइट साइड से जो सेकंड बिट है ग्रीन में, वो आपकी सेट को शो कर रही है, और वो भी 1 ही बिट है सेट 0 और सेट 1 के लिए। तो ये काफ़ी है, और मैंने इसको देखिए इसको आइडेंटिफाई भी किया हुआ है इस आपके एड्रेस में, यहाँ आइडेंटिफाई भी किया हुआ है। ये वाली लाइन आपकी जो है ये इस सेट को शो कर रही है। अब सेट ज़रा देखें, ब्लॉक 0 के लिए आपके पास ये देखें 0 0 नज़र आ रहा है आपको, फिर ब्लॉक 1 के लिए आपको यहाँ 1 1 नज़र आ रहा है। इट मीन्स ये सेट 1 की बात हो रही है। ब्लॉक 2 के लिए आपके पास अगेन 0 नज़र आ रहा है, ब्लॉक 3 के लिए आपको 1 1 नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स ब्लॉक 3 ने कहाँ जाना है, सिर्फ सेट 1 में ही जाना है, ब्लॉक 2 ने सेट 0 में ही जाना है। तो ये 2 चीज़ें तो देखें, यानी सेट भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया आपका, और वर्ड की बात भी कंप्लीट हो गई। अब रह गई बकाया आपके पास 3 बिट्स, मोस्ट सिग्निफिकेंट के लिए 3 बिट्स रह गई हैं आपके पास। अब वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो जनाब रिप्रेजेंट कर रही हैं आपकी टैग को। देखिए यहाँ पर जो ये वाले 3 बिट्स हैं हायर ऑर्डर की, ये आपकी टैग को शो कर रही हैं। अब टैग का यहाँ पर क्या इस्तेमाल है, क्या काम है। टैग उसी तरह से जैसे आप जब आप सर्च करते हैं कि भाई आपका ब्लॉक है, ये ब्लॉक 14 है, ये किस जगह पर पड़ा हुआ है, रैम में किस जगह पर पड़ा हुआ है, तो उसके लिए फिर आप देखेंगे कि जनाब यहाँ पर आपके पास क्या है, इधर 0 है, इट मीन्स ये सेट 0 में है। और ठीक है, सेट 0 में फिर आप देखेंगे इसको, और फिर सेट 0 में जाके आपके पास टोटल 4 अगर लाइंस हैं, तो इनकी टैग लाइंस को मैच करेंगे इस वाले इससे, इट इज 111 से आप मैच करेंगे। तो जहाँ पर ये मैच हो जाएगा, तो और सपोज ये अगर ब्लॉक 14 आपका यहाँ पड़ा हुआ था, तो यहीं आके ऑब्वियसली मैच होगा। तो टैग को आप क्यों यूज़ कर रहे हैं, मैचिंग के लिए, सर्च करने के लिए। तो इट मीन्स आपकी जो ये 3 हायर ऑर्डर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं, ये आपकी बेसिकली ब्लॉक को सर्च कर रहे हैं कि आपका ब्लॉक एक किसी सेट में, जो भी सेट है आपका 0 में या 1 में, किस जगह पर पड़ा हुआ है। तो ये इनफैक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है। इस तरह से क्या हुआ, आपके लिए कैशे मिसिस भी आपके लिए कम हो गई, और आपकी जो सर्चिंग है जो फुली एसोसिएटिव में बढ़ गई थी, वो भी कम हो गई। तो ये दोनों का इनफैक्ट कॉम्बिनेशन है, और 5 बिट्स का ये एड्रेस है। इसी तरह से ज़रा देखिए, ब्लॉक 7 है मेरे पास, ब्लॉक 7 की जो जगह है वो क्या बन रही है। देखिए मैंने ये ब्लू में शो किया हुआ है कि ये इसका सेट क्या होगा, 1 है, सेट इसका 1 है, और वर्ड इसका मुझे 1 चाहिए सपोज, ठीक है, जो कि इसी ब्लॉक में, ज़ाहिर हर ब्लॉक के 2 हिस्से हैं, वर्ड 1 की जगह और एक वर्ड 2 की जगह। तो मुझे वर्ड 2 जाना है, पर जाना है, और सेट 1 में जाना है। और 0 1 1 क्या है, हमारी टैग लाइन है। तो ये मैचिंग जब करेगा सेट 1 में जाकर, तो ये छठी जगह पर मैंने अगर स्टोर करवाया हुआ है, तो यहाँ पे मैच करेगा, और इसको आप वहाँ से उठा सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेट एसोसिएटिव मैपिंग। अब इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको हम देख लेते हैं। आपकी जो डायरेक्ट मैपिंग है वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है आपके लिए, एक ही जगह है, रिजर्व कर दी गई। अगर नहीं मिलती आपको
और ठीक है, अगर वहाँ ऑलरेडी कोई चीज़ पड़ी हुई है तो आपको उसको निकालना पड़ेगा, रिप्लेस करनी पड़ेगी उस पेज को या ब्लॉक। सिंपल हार्डवेयर है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है इसको इम्प्लीमेंट करना। इसकी सर्चिंग ऐसा इन्वॉल्व नहीं है, एक ही पॉइंट पर जाकर वो सर्च कर लेता है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उसको रिप्लेस करके उसको वो ला सकते हैं। मोर थ्रेशिंग कहते हैं कि स्वैप इन स्वैप आउट, कि ज़ाहिर एक ब्लॉक एक ही जगह है और बार बार अगर आपके रेफरेंस हो रहे हैं, ठीक है, एक रेफरेंस हो रहे हैं, दो पेजेस बार बार और एक ही जगह पे आ रहे हैं, दोनों आना है उन्होंने, तो वो बार बार ज़ाहिर उनको आप स्वैप इन स्वैप आउट ही करते रहेंगे, तो इसमें थ्रैशिंग बढ़ जाती है, तो ये इसका एक नुकसान है। इसी को हम वन वे सेट एसोसिएटिव भी कहते हैं, क्योंकि अगर आप जैसा हमने अभी टू जो है ना, जो सेट एसोसिएटिव में टू वाला पड़ा, टू सेट एसोसिएटिव, अगर उसको आप वन कर देना तो ये वो इसी के डायरेक्ट मैपिंग के ही बराबर हो जाती है, तो इसलिए इसको वन वे सेट एसोसिएटिव भी कहते हैं। मेमोरी एड्रेस इज इंटरप्रेटेड एज कैशे टैग, कैशे और कैश इंडेक्स और वर्ड, यानी आपने मेमोरी एड्रेस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, टैग, कैश इंडेक्स और वर्ड। इसी तरह एसोसिएटिव मैपिंग की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, ठीक है, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, कहीं पर भी आप इसको स्टोर करा सकते हैं। इसमें कैशे मिसेस कम है डायरेक्ट के मुकाबले में। इसका हार्डवेयर की इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि इसमें कंपेरेटर्स बढ़ गए, आपने हर टैग लाइन के साथ कंपेरेटर एक ऐड कर दिया। टैग यूनिकली आइडेंटिफाई अ मेमोरी, यस, टैग हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए मेमोरी ब्लॉक को, ताकि मेमोरी ब्लॉक हमें मिल जाए उस सेट में। अच्छा जी, सर्चिंग टैग्स एक्सपेंसिव, लेकिन इसको सर्च करना भी एक्सपेंसिव है क्योंकि कंपेरेटर्स यूज़ हो रहे हैं। जबकि इसका जो एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस, उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड किया था हमने, एक टैग में, टैग, और दूसरा आपका वर्ड ऑफसेट में। डायरेक्ट को 3 हिस्सों में किया, जबकि एसोसिएटिव को 2 हिस्सों में किया। सेट एसोसिएटिव मैपिंग, इसमें हम क्या करते हैं जनाब, हम अपनी कैशे को कुछ सेट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर सेट कुछ नंबर ऑफ लाइंस में फर्दर डिवाइडेड होती हैं। कैशे की लाइंस जब सामने देखी अभी, अ गिवन ब्लॉक मैप्स टू एनी लाइन अ गिवन सेट। अब कोई एक ब्लॉक जो है वो किसी एक सेट में, उनकी एक सेट के अंदर ही किसी लाइन में आ सकता है। इसमें मिस रेशो कम है, डायरेक्ट के मुकाबले में मिस रेशो कम है, कैशे मिस कम होती है, मगर और साथ साथ चीपर है। फुली एसोसिएटिव मैपिंग के बजाय ये ज़्यादा चीपर है, इसमें कम कंपेरेटर्स लगते हैं। मेमोरी एड्रेस इज इंटरप्रेटेड, अब इसका जो मेमोरी एड्रेस है उसको भी आप 3 हिस्सों में, जिस तरह डायरेक्ट मैपिंग को डिवाइड किया था इस तरह से इसको भी आप 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, मगर यहाँ पर आप टैग, एक हिस्सा टैग है, फिर एक सेट नंबर है और तीसरा वर्ड ऑफसेट, यानी यहाँ पर सेट नंबर आ गया। डायरेक्ट मैपिंग में इसकी जगह पर कैशे लाइन थी। अच्छा जनाब, अब देखिए, चूंकि आपका जो सेट एसोसिएटिव है इसको आप 2 सेट्स में भी रख सकते हैं, 4 सेट्स में भी रख सकते हैं, ये डिपेंड करता है। अगर आपने 2 लाइंस रखी हैं पर सेट तो इसको हम कहेंगे 2 वे सेट एसोसिएटिव, और अ गिवन ब्लॉक कैन बी इन वन, यानी आपका एक ब्लॉक इन 2 लाइंस में से किसी एक पर भी आ सकता है। अब ज़रा फर्दर इसके MCQ एक्सप्लोर करते हैं, इन्हीं से रिलेटेड हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोर क्विकली एक्सेस्ड? कैशे मेमोरी ऑब्वियसली फास्ट है, ज़्यादा क्विक है, तो ये ज़्यादा क्विकली एक्सेस होती है रैम के बजाय। जबकि रैम आपको पता है ना, ये रैम DRAM पर बेस्ड होती है, और कैशे मेमोरी का जो सेल है वो SRAM, स्टैटिक रैम पर बेस्ड है, इसलिए ये फास्ट होती है। आंसर इज बी। विच कैशे मैपिंग टेक्निक्स हैज़ मोर थ्रैशिंग ड्यू टू कैशे मिस? कैशे थ्रैशिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने अभी देखा था डायरेक्ट मैपिंग में है, बार बार स्वैप इन स्वैप आउट करना पड़ रहा है, ठीक है, आपके जो ब्लॉक्स हैं और एक ही जगह है, ज़ाहिर है मुख्तस है, कहीं और वो जा नहीं सकता पेज, तो डायरेक्ट मैपिंग है इसका आंसर, बस बी। विच कैशे मैपिंग टेक्निक हैज़ मोर हार्डवेयर कॉस्ट इन्वॉल्व? इसमें एसोसिएटिव जो है, फुली एसोसिएटिव में ज़्यादा हार्डवेयर कॉस्ट है, क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा नंबर कंपेरेटर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, टैग लाइंस के साथ कंपेरेटर्स लगे होते हैं। आंसर इज ए। विच कैशे मैपिंग टेक्निक हैज़ मोर सर्चिंग इन्वॉल्व? किस टेक्निक में ज़्यादा सर्चिंग हम करते हैं? जो जनाब हम करते हैं फुली एसोसिएटिव में। हम जो है एक फुली एसोसिएटिव में कहीं पर भी अगर आपका जो है वो ब्लॉक आ सकता है तो सारी को सर्च करना पड़ता है। द आंसर इज ए। In which cache mapping technique a given block maps to any line in a given set? एक set within a given set आपकी वो किसी भी लाइन में जा सकता है, आपका जो पेज है ये ब्लॉक है, तो वो था जनाब आपका सेट एसोसिएटिव, दैट इज आंसर इज सी।
विच कैशे मैपिंग टेक्निक इज़ अ हाइब्रिड अप्रोच फॉर डायरेक्ट मैपिंग एंड एसोसिएटिव मैपिंग, कौन सी है जो कि दोनों के मुश्तरका खसूसियात की हामिल है अप्रोच डायरेक्ट मैपिंग और एसोसिएटिव मैपिंग से रिलेटेड। ये है जनाब सेट एसोसिएटिव, दोनों की जो बैड साइड्स थी उनको इसने प्लस में कन्वर्ट किया और उनकी पॉजिटिव्स को पिक कर लिया, आप इस समझ लें हाइब्रिड है। सी The method of mapping the consecutive memory blocks to consecutive cache blocks is called, देखिए मैंने आपको बताया था ना consecutive, एक consecutive तरीके से आपका जो था ब्लॉक, ठीक है, मैप हो रहा था, वो था डायरेक्ट में कि सबसे पहले B0 आया, फिर अगली में B1, फिर उससे अगली में B2, ठीक है ना, वो एक consecutive तरीके से सीरियल वाइज वो चल रहा था, तो वो डायरेक्ट के साथ था। तो ये है आपका आंसर इज सी, डायरेक्ट मैपिंग, most simple to implement and involve direct mapping memory. Yes. How many possibilities of mapping does a direct mapped cache have? Direct map, there is only one. The answer is A. The correspondence between the main memory blocks and those in the cache is given by, इसे हम कहते हैं जनाब mapping function, simple cache mapping function. The answer is B. एक वर्चुअल मेमोरी की मैपिंग होती है, ठीक है, वो फ़र्क है, जबकि ये है आपकी कैशे मैपिंग, इसकी अलग से टेक्निक्स हैं। और वर्चुअल मेमोरी की जो आपने पढ़ी है, वो जो LRU है कौन कौन सी हैं, वो वर्चुअल मेमोरी की हैं, तो वो अलग से टेक्निक्स हैं। इन डायरेक्ट मैपिंग द प्रेजेंस ऑफ द ब्लॉक इन मेमोरी इज चेक्ड विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक फील्ड। फॉल्स, क्यों? क्योंकि हम टैग को यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको उसकी ब्लॉक की प्रेजेंस को देखने के लिए टैग यूज होता है। The algorithm to remove and place new contents into the cache is called, that is replacement algorithm। अभी जो मैंने बात की, ठीक है, ये इसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट algorithm। The answer is A. The bit is used to signify that the cache location is updated। आप एक बिट यूज़ करते हैं, कैशे अगर डर्टी हो गई या मॉडिफाई हो गई कैशे की कोई लाइन, तो हर लाइन के साथ एक बिट होती है, हम कहते हैं डर्टी बिट। तो डर्टी बिट को देखा जाता है जब भी रिप्लेस किया जाता है। तो अगर डर्टी बिट आपकी सेट है तो फिर इसको पहले वहाँ राइट करना पड़ेगा मेमोरी पर, और फिर ही आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। द आंसर इज ए। While using the direct mapping technique in a 16 bits, the higher order bits are used for tag। ये हमारे पास है जनाब tag। Tag is used by the block, yes। The write-through procedure is used to write onto the memory directly, right from the direct cache। Yes, ये हमारा जनाब C है, क्योंकि write-through में आप ना सिर्फ कैशे पर राइट करते हैं और उसी वक्त आप मेमोरी पर भी जाकर राइट कर देते हैं उसी लम्हे, उसी इंस्टेंट पर। तो आंसर इज सी। जबकि इसके मुकाबले में जो राइट बैक है उसमें आप स्टे करते हैं, उसमें आप मेमोरी पर उसी वक्त जाकर राइट नहीं करते, वो कैशे पर ही रहती हैं वो चेंजेस until and unless you replace that page। The reason for the implementation of the cache memory is to different, yes, the difference in speeds of the operation processor memory। yes, क्योंकि स्पीड्स में बड़ा फ़र्क है, डिफरेंस है मेमोरी और प्रोसेसर की, कि प्रोसेसर फास्ट है उसका साथ नहीं देती मेमोरी, तो इसलिए फिर हम कैशे मेमोरी पर रिलाई करते हैं, कैशे मेमोरी फास्ट है, तो ये डिफरेंस है, बी है द आंसर। The effectiveness of the cache memory is based on the property of, this is locality of reference। हमने देखा, ठीक है, कैशे मेमोरी की जो इफेक्टिवनेस है वो इस पर डिपेंड कर रही है, एक टेम्पोरल था इसमें, एक स्पेशल था। The temporal aspect of the locality of reference means that the recently executed instruction will not be executed। ये तो उलट बात कर रहा है, that recently executed instruction temporarily not no,
दैट द रिसेंटली एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शन विल बी, यस सी है कि आपकी जो रिसेंटली एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शन है वही एग्जीक्यूट हो सकती है फ्यूचर में, तो टाइम के लिहाज से, टाइम का एलिमेंट, तो ये है टेम्पोरल एस्पेक्ट सी। The spatial aspect of the locative reference means recently executed, next recently will not be the instruction executed will be later, लास्ट वन है that the instruction in close proximity, proximity कहते हैं कि नेबर में, करीब करीब ही जो इंस्ट्रक्शन है अगर एग्जीक्यूट, जो यानी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो आपके इंस्ट्रक्शंस हैं जो बिल्कुल साथ साथ पड़ी हुई हैं आपके रैम में, तो उन्हीं का नंबर लगे दोबारा, तो इसलिए इसको हम कहते हैं स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ लोकेलिटी रेफरेंस। तो द आंसर इज डी। इन डैश मैपिंग द डाटा कैन बी मैप्ड एनीवेयर इन द कैश मेमोरी। कौन सी टेक्निक है जिसमें डाटा आपका कहीं पर भी जा सकता है, और वो है एसोसिएटिव मैपिंग। द आंसर इज ए। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।